तो जब भी कोई एक्सपोर्टर कोई एक्सपोर्ट स्टार्ट करता है, जैसे तमून ने फर्नीचर एक्सपोर्ट करना शुरू किया अफगानिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, तो इसको compete करना पड़ेगा उन सब एक्सपोर्टर को जो कि फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को और उज्बेकिस्तान को. Although your geographical presence matters a lot, but still you have to compete with the rest of the furniture manufacturers because they will compete with you as well. So इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए आपको मुख्तलिफ जो सूटेबल मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकें. तो जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करेगी और देन यू विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर मोर एंड export more and more to all the unexplored markets at the lower rates. Competition क्या है? Competition है actually prices. The lowest prices and the best quality available. तो कम से कम प्राइस और ज़्यादा से बेहतर क्वालिटी आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आप कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज मैन्युफैक्चर करें और उससे फिर आप मैक्सिमम मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि फिर आपकी जो मार्केट स्टैंडिंग है वो भी बेहतर होती है और इसी तरह से आप फिर मार्केट में सस्टेनेबल बेसिस पे एक बेहतर गुडविल बना सकते हैं बिकॉज यू आर सप्लाइंग गुड्स कमोडिटीज एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस. जितनी ज़्यादा आप कमोडिटीज बनाएंगे उतनी ही एवरेज कॉस्ट कम से कम होती जाएगी. ठीक है. एक ऐसा लेवल भी आएगा कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो उसमें बहुत कम फर्क पड़ेगा. आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मगर आपकी जो एवरेज कॉस्ट में जो डिक्लाइन है वो बहुत कम होगा. That will be the point where you will compete rest of competitors. इंटरनेशनल मार्केट में आपको अगर 0.001 का मार्जिन भी मिलता है तो दैट विल ऑल्सो ए क्रिएट बिग डिफरेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट. एक दफ़ा पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, वो दीवान सलमान की एक एग्जांपल मैंने दी थी कि जिसमें मैं वो उनके ऑफिस गया तो वहाँ पे वो एक बंदा अपने एक टर्किश क्लाइंट से डिस्कस कर रहा था और वो जो टर्किश क्लाइंट था वो इनको दीवान फाइबर वालों का जो बंदा था उसको कह रहा था कि आपने जो अपना यार्न है वो आप इजिप्ट को कम प्राइस पे दे रहे हैं फलां कंपनी को और हमारी ये जो टर्किश कंपनी है इसको आप इतने पॉइंट्स ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. तो वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मगर जो रेट था उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मगर जब आप बल्क में चीज़ें बाई करते हैं सो देन इट क्रिएट्स ए बिग डिफरेंस. When you import in tons and tons and thousands and tons so then it will create a big difference for the importers as well. स्पेशली जब आपने यार्न इंपोर्ट करना है पाकिस्तान से. अब वो जो टर्किश जो क्लाइंट था इनका वो कह रहा था कि हम आपसे यार्न इंपोर्ट वो कर रहे थे दीवान फाइबर वालों से. तो उसने कहा कि हम आपसे यार्न इंपोर्ट करेंगे. तो अब यार्न इंपोर्ट करने का क्या मतलब है कि वो यार्न पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे, बाकी चीज़ें कहीं और से अरेंज करेंगे और फिर गारमेंट्स बना के एक्सपोर्ट करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि अगर वो प्राइसेस कम से कम रखेंगे तो
यार्न कम से कम प्राइस पे बाई करेंगे तो वो जो रेडी टू यूज गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी प्राइस भी फिर लोएस्ट होगी। समझ आ गई इशरत सब जो मैंने बताया? इशरत खान सो रही है जाग रही हैं? इशरत से सो रही है शायद। हसनात समझ आ गई सब? जी सर आ गया समझ। यस सर। हसनात के अलावा सारे ही बोल रहे हैं। हसनात क्लियर है? यस सर। चलिए शुक्र है, मैंने कहा शायद हसनात का भी माइक खराब हो गया। economies of scale and international trade. हेक्सर रोलन मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि ये दो कंट्रीज हैं और उनका आपस में टेस्ट सेम है और वो दोनों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंडर कंट्री वन कंट्री टू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मगर ड्यू टू उनके टेस्ट सेम है मगर फिर भी ट्रेड पॉसिबल है। ठीक है, तो उसमें फिर एक्चुअली इशू क्या था कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दोनों कंट्रीज़ ने इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की और उसकी बेस पे फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जब ज़्यादा की तो उस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने की वजह से दे वर एबल टू एक्सपोर्ट एक्स एंड वाई कमोडिटीज टू ईच अदर। ठीक है, एक टर्म्स आपने सुनी होगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है कि आप अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको 10% से आपने बढ़ाया मगर आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो 10% से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ी, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कि आपने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया 10% मगर जो आपकी आउटपुट है वो 20% बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये भी आपको हेल्प करता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो फिर आप यू वुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर मोर, your per unit cost will decline and you would be able to produce more and more commodities. ये फिगर जो आपके सामने है इसमें ये जो नीचे वाला कर्व है जो कन्वेक्स टू रीजन है, ए टार्की पॉइंट है, दो कमोडिटीज मैन्युफैक्चर हो रही हैं एक्स और वाई। ये जो कन्वेक्स टू रीजन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इस पे ये ब्लू इंडिफरेंस कर्व है और ये प्राइस लाइन, रिलेटिव प्राइस लाइन PA। ए पॉइंट जो है वो क्या है, नो ट्रेड पॉइंट, जिसमें कि दोनों कंट्रीज कुछ भी आपस में ट्रेड नहीं कर रहे, टार्की पॉइंट है। मगर कंट्री वन जो है वो एक्स में स्पेशलाइज कर सकता है और कंट्री टू वाई में स्पेशलाइज कर सकता है। स्पेशलाइज करने का मतलब क्या है, जो ये अभी मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, बताएगा कोई? क्यों हसनात, बताएंगे आप?
स्नास हो गया, जाग रहे? हैदर आप बताएं। हैदर आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके, हसनान बताएं आप कि अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती है फिर? सर स्पेशलाइजेशन मतलब सर कि किसी प्रोडक्ट के जो ट्रेड होती है अदर गुड्स के लिए, उसमें जो मतलब एक कंट्री की जो टेंडेंसी होती है उसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ओके, और इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या लिंक है? सर मैं बताऊं? नहीं, हसनान को ही बताने दें। हैदर आप बताएं। हैदर आप इधर ही हैं या मैं आपको रिमूव कर दूं फिर? सर मुझे पता है, मैं बताऊं? जिससे पूछा पहले उससे बताने दें। जी बताएं। कौन बता रहा था? तैयबा? जी सर, अगर कोई एक कंट्री किसी कमोडिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेती है तो उससे उस कंट्री का इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो बढ़ जाता है। मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और इससे वो ज्यादा हो जाती है। कॉस्ट सर कम आती है अगर आपका स्पेशलाइजेशन हो किसी एक प्रोडक्ट के अंदर और वो अगर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे तो। ये अगर पहले वो अटारकी पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे उसका मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा था 40x और 40y। अब उसने, जो कंट्री वन है, उसने स्पेशलाइजेशन की और उसने 120x मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। वो इसलिए कि कंट्री वन को x में कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है x की प्रोडक्शन में। तो कंट्री वन जो है वो जब 40 से 120 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि उसने उस कमोडिटी को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, जिसकी वजह से फिर उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होगा और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी डिक्लाइन कर जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन करेगी तो इसका मतलब है कि वो जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो फिर कम कर सकेगा, उस प्राइस को वो कम कर देगा क्योंकि अब वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन कर गई। तो अब जब वो प्राइस अगर वो कम चार्ज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। अब वो ज़्यादा कॉम्पीट कर सकता है बाकी कंपनीज को। तो जब वो कॉम्पीट कर देगा, जब वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, जब वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में विद लोअर प्राइसेस, तो फिर वो ज़्यादा मार्केट भी कैप्चर कर सकता है। तो इसीलिए कंट्री वन जो है वो एक्स में स्पेशलाइज कर देता है, 120 पे आ जाएगा। और कंट्री टू जो है वो 120 वाई प्रोड्यूस करेगा और वो that country 2 would be able to specialize in commodity Y with lower average cost and with lower prices possible.
अब कंट्री 1 reached at point B for manufacturing and country 2 reached at point B prime with 120Y. कंट्री 1 जो है वो B पॉइंट पे है और वो 120X प्रोड्यूस कर रहा है। कंट्री 2 120Y प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट बी प्राइम। अब देखें तो उनका जो प्रेफरेंसेस है, जो इंडिफरेंस कम्युनिटी कर्व है, वो बता रहा है कि उनकी जो कंजम्पशन है वो ई पॉइंट पे है। ई पॉइंट पे कंट्री 1 60X कंज्यूम कर रहा है, मैन्युफैक्चर कितने कर रहा है 120, तो ये जो एक्स्ट्रा 60 है ये वो एक्सपोर्ट कर देगा दूसरे कंट्री को। इसी तरह से कंट्री 1 जो है वो 0Y, कंट्री 1 0Y मैन्युफैक्चर कर रहा है मगर 60Y कंज्यूम कर रहा है, तो क्या करेगा वो 60Y इंपोर्ट करेगा। इसी तरह से कंट्री 2 ने स्पेशलाइज किया Y कमोडिटी में और अब वो 120Y मैन्युफैक्चर कर रहा है मगर कंट्री 2 कंज्यूम कितना कर रहा है 60Y, तो 60Y उसने कंज्यूम किया और 60Y वो एक्सपोर्ट कर देगा दूसरे कंट्री को। इसी तरह से कंट्री 2 जो है वो पॉइंट ई पे है, इसका मतलब है कि वो 60X कंज्यूम कर रहा है, तो 60X कंज्यूम कर रहा है मगर प्रोड्यूस कितना कर रहा है 0X, जिसका मतलब है कि वो ये 60X इंपोर्ट करेगा फ्रॉम कंट्री 1। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के दरमियान ये ट्रेड बैलेंस हो सकती है। टेस्ट सेम है मगर दोनों कंट्रीज ने स्पेशलाइज किया और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हेल्प से दोनों ने 60X 60Y एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया। बेनिफिट कितना हुआ दोनों को, पहले कंट्री 1 40X कंज्यूम कर रहा था और अब वो 60X कंज्यूम कर रहा है। पहले कंट्री 1 40Y कंज्यूम कर रहा था, अब वो 60Y कंज्यूम कर रहा है, 20Y एक्स्ट्रा। इसी तरह से कंट्री 2 पहले 40Y कंज्यूम कर रहा था, अब वो 60Y कंज्यूम कर रहा है। और इसी तरह से कंट्री 2 पहले 40Y कंज्यूम कर रहा था, वो 60Y कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज को 20X और 20Y का गेन हुआ है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है इस फिगर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हसनात क्लियर है? यस सर। ओके, कौन रिपीट करेगा इसे? मुदस्सर आप इसको रिपीट करें। सर मेरा अभी कनेक्ट हुआ। जवेरी आप करें रिपीट इसे। जी मैं सर। जवेरिया को कर देने पहले, परवेज फिर आपसे पूछता हूँ। यस सर। जी जवेरिया, आप इसको जो मैंने अभी बताया इसको आप रिपीट करें।
ओके, जुबेरिया ने नहीं करना। परवेज आप बताएं। सर इसमें हमारे पास दो कंट्रीज है, एक्स और वाई। तो सर एक्स भी 120 प्रोड्यूस कर रहे यूनिट्स, और हमारे पास वाई कंट्री भी 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है सर। तो जो हमारे पास वाई कंट्री है उनका कंजम्पशन 60 है सर, और रिमेनिंग उनके पास बच जाता है 60। और जो हमारे पास एक्स कंट्री है उनके भी कंजम्पशन, जो उनके प्रोडक्ट उनके भी कंजम्पशन 60 है सर। तो ए पॉइंट हमारे पास अटार्की शो कर रहा है, जहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी था, वहाँ पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा करेंगे सर, जो हमारे पास बी प्राइम है वाई कंट्री, वो 60 कंजम्पशन करे और 60 एक्सपोर्ट करेगा एक्स कंट्री को। और हमारे पास जो नीचे 120 यूनिट्स एक्स पी प्रोड्यूस कर रहा था एक्स कंट्री, वो भी 60 यूनिट कंज्यूम करेगा, और बकाया 60 जो यूनिट्स उसके बचेंगे वो एक्सपोर्ट करेगा सर बी वाई कंट्री को। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड बनेगा सर इनका। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ सकता है अब। किसी को इस पूरी फिगर में कोई चीज क्लियर नहीं हुई या अभी तक जो मैंने बताया कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है अब। चलें आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि अगर कोई ऐसी मार्केट है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, so then how the international trade would be possible in that country। एक टर्म होती है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जिससे कि आप you can get benefit from imperfect competition and you can bring imperfect competition by intra-industry trade। इंट्रा-इंडस्ट्री ट्रेड क्या है कि दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश से कॉटन इंपोर्ट करता है और बांग्लादेश को गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से केमिकल्स इंपोर्ट करता है जूट को डाई करने के लिए, जूट की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, और फिर जूट एक्सपोर्ट करता है। जूट पता है ना आपको क्या होता है? जूट देखा हुआ है आपने, पता है आपको? जी सर पता है। नहीं सर। जूट होता है जिसे हम कहते हैं पटसन। इसकी मोस्टली तो ये बनती हैं सर वो बोरियां बनती हैं जिससे, और रस्सी वगैरह बनती है, तो ये ना। ये जूट है, ठीक है। इससे अमूमन तो ये बैग्स ही बनते हैं जिसमें हम ये डिफरेंट ग्रेन्स पैक करके कैरी करते हैं, ठीक है। ये जूट है सारा। बांग्लादेश में क्योंकि जूट बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए बांग्लादेश में जूट से और प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है। ये जो होते हैं रफ कारपेट्स टाइप
रग वगैरह ये भी बांग्लादेश बनाता है। इस तरह की ये जो रोप होती हैं, रस्सियाँ, मजबूत रस्सियाँ, ये भी जूट से बनती हैं। फिर ये बांग्लादेश में ये इस तरह के ये डेकोरेशन पीस वगैरह होते हैं, ये भी वो जूट से बनाता है। जो ये कर्टन है ये भी वो जूट से बनाता है। ठीक है। जूट जो है, कुछ ऐसे गारमेंट्स हैं जिसमें जूट यूज होता है। ये हैंगिंग बैग्स, शॉपिंग बैग्स, ये भी जूट से बनते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में जूट जो है वो, अगर आप कभी ये जो ग्रेन मार्केट होती है जहाँ पे ये दालें, चावल, ये चीज़ें जो ड्राई ग्रेन्स होती हैं, अगर उस मार्केट में जाएं तो वहाँ पे आपको ये जूट की बोरियां बेतहाशा नजर आती हैं। ठीक है। ये पिक्चर नजर आ रही है, सैड स्टेट ऑफ द पाकिस्तानी जूट इंडस्ट्री। पाकिस्तान में जूट की अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है, इसलिए पाकिस्तान में ये जूट जो है ये कम बनता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम है। अब ज़्यादा कॉटन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स आ गए हैं, तो ये जो जूट बैग्स हैं ये पाकिस्तान में कम होते हैं। तो पाकिस्तान जो है ये जूट बांग्लादेश से भी इंपोर्ट करता है। दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अगर ये आपस में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपस में ट्रेड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ये दो कंट्रीज आपस में अगर ट्रेड करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ये फॉर्मूला है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स कैलकुलेट करने का। एक्स एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट एंड टी फॉर ट्रेड। एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश को क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। We shall put those values in X and M, and then we will calculate this intra-industry trade index. ये जो T की वैल्यू है, it ranges between 0 and 1. T will be 0 when a country is only exporting or only importing one commodity. अगर हम बांग्लादेश को गारमेंट्स एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर टेक्सटाइल रिलेटेड इंपोर्ट कुछ भी नहीं है बांग्लादेश से, तो फिर ये जो टी होगा ये 0 होगा। वो कैसे? वी आर एक्सपोर्टिंग 1 बिलियन गारमेंट्स टू बांग्लादेश। एक्स क्या हो गया? 1। इंपोर्ट हम बांग्लादेश से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 1 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आ गई? 1। एब्सोलूट वैल्यू क्या आएगी? 1। डिनोमिनेटर में x 1, m 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1, और 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड 0। दूसरा केस इसका देखें कि अगर हम बांग्लादेश से कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं मगर एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट 0,
इंपोर्ट 1 या लेट्स से 2 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन फ्रॉम बांग्लादेश। तो M हो गया 2 और X 0। 0 माइनस 2 क्या आया? -2। एब्सोल्यूट वैल्यू ली दो, 2 आ गया। डिनोमिनेटर में x प्लस m, 0 प्लस 2, तो डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो अगेन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी 0। ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इक्वल है, तो फिर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होगी? हम बांग्लादेश को 2 बिलियन के गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश से 2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। 2 x की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2। 2 माइनस 2 0। डिनोमिनेटर में देखें तो 2 प्लस 2 4। तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0। 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी इक्वल टू 1 when x is equal to m। export to Bangladesh and import from Bangladesh are equal, तो फिर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। इस फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन कुछ है तो बताएं। एग्जाम में यह है कि मैं एक्सपोर्ट एक्स और एम की डिफरेंट वैल्यूज आपको दे सकता हूँ और आपको कहूंगा कि ये टी की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको डिस्कस करें कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड हो रही या नहीं हो रही, और इसकी वैल्यू कम है ज़्यादा है, का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। महक क्लियर है बेटा? आगे चले। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें कुछ फर्म्स सप्लाई कर रही हों, 2 3 4 फर्म्स अगर सप्लाई कर रही हैं तो उसको हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिमांड कर्व और MR इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज हाफ ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इस वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मगर इस कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्लाइटली डिफर कर रही हैं एक दूसरे से। इक्विलिब्रियम वहां पे है जहां पे MR इक्वल टू MC, और यहां से फिर हमने इसकी डिमांड डिटरमिन की और प्राइस डिटरमिन कर।
तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 3 है और इक्विलिब्रियम प्राइस 4 है। ठीक है, ऐसे ही था माइक्रो में। AC इज एवरेज कॉस्ट कर्व, ए पॉइंट पे ये टच कर रहा है जो कि एक ब्रेक इवन पॉइंट है। एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म, एवरेज कॉस्ट इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, महक आवाज आ रही है बेटा?